अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आकिफ़ खोखर है। आज हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ का लेक्चर 2 है, जिसमें हम डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स इन सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। ये आइडेंटिटी की डेवलपमेंट जो है पोस्ट कॉलोनाइजेशनल एरा या विद इन द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशनल एरा, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वंस द रूलर्स हैव नाउ बिकम द रूल्ड। एक टाइम पे जिस नस्ल ने, जिस कौम ने इस इंडिया पे कमोबेश हाफ अ सेंचुरी रूल किया, मुग़ल एम्पायर। और अगर पीछे हम जाएं तो मुसलमानों का एक बहुत लंबा 1000 साला तारीख़ है हिंदुस्तान के ऊपर, जिस पे हिंदुस्तान में उन्होंने एज अ रूलर रूल किया। अब वो रूल्ड थे और हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी नया रूलर होता है वो पुराने रूलर्स को सब्जुगेट भी करता है, डिस्क्रिमिनेट भी करता है और उनको ख़त्म करने की पूरी कोशिश भी करता है। बिकॉज सिक्योरिटी स्टडीज़ के अंदर विक्ट्री की जो डेफिनेशन है वो अदर्स विल टू फाइट को जब ख़त्म कर दिया जाए, व्हेन अदर्स द एनिमी डज नॉट हैव अ विल टू फाइट एनी मोर, देन दैट इज़ कंसिडर्ड एज विक्ट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका के इंटरवेंशन को, तो हम ये आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सन 2001 से लेकर सन 2003-4 तक अमेरिका ने तालिबान हुकूमत को बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया हुआ था और अमेरिका ने उधर एक कारज़ाई हुकूमत को भी बाद में इंस्टॉल कर दिया था। This is why you need to know about the Afghan War. It's a big deal, so let's dive in. The Afghan War started in 2001 after the 9/11 attacks. The US and allies invaded Afghanistan to hunt down Al Qaeda and remove the Taliban from power. Sounds big, right? Well, it was. At first, it seemed like the Taliban was defeated, but they regrouped and kept fighting. The war dragged on for 2 decades, making it America's longest war. Thousands of soldiers and civilians lost their lives. In 2020, a peace deal was signed with the Taliban. But the conflict didn't end there. The Taliban took control again in 2021. Why should you care? This war reshaped global politics and left a lasting impact on millions. And that's a quick overview of the Afghan War. और देखा जाए तो वो अपनी इसको विक्ट्री समझ रहे थे, लेकिन द फ्री अफगान पीपल, जो आज़ाद अफगान लोग थे, उन्होंने हार मानी ही नहीं। उनकी विल टू फाइट कंटिन्यू रही और वो उसने इन दी एंड 2017-18 के अंदर इनको उठा के बाहर फेंक दिया और हमने अमेरिका का एग्ज़ाइल भी देखा और डिफीट भी देखी। और आज कंटेम्प्रेरी दुनिया के अंदर 2024 के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा तालिबान ही रूल कर रहे हैं। तो एक सिंपल सिक्योरिटी स्टडीज़ की एक डेफिनेशन है कि जब अगलों की विल टू फाइट नहीं रहती तब वो विक्ट्री कहलाती है। सो यहाँ पर विल टू फाइट ख़त्म करने के लिए जो विक्टर होता है वो बहुत कुछ करता है। एक असूल आपने हिस्ट्री का याद रखना है, वो क्या है? टू द विक्टर बिलोंग द स्पॉइल्स। जितने भी स्पॉइल्स होते हैं वो विक्टर को ही मिलते हैं। ज़्यादातर लोग विक्टर को हमेशा नेक आदमी ही समझते हैं, वो विक्टर हमेशा नेक ही और अच्छा ही आदमी है। अगर हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 या फिर द यूरोपियन वॉर जीत जाता वर्ल्ड वॉर 2 को, तो मेरा ख़्याल है कि हिटलर को भी हम बहुत अच्छे नाम में याद कर रहे होते। और जो रूलिंग एलीट होती है वो अगर वो उन पे जुल्म हो तो वो अपनी सिंपथी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप जूस के ख़िलाफ़, यहूदियों के ख़िलाफ़ अमेरिका में कोई भी बात करे तो आप एंटी सेमेटिक कहलाएंगे और वो एक क्राइम है। इवन दो कंटेम्प्रेरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ा जुल्म हो रहा है वो एक अकलौती जूइश स्टेट है, जो इंसान की तारीख़ का सबसे बड़ा क्राइम और जेनोसाइड कर रही है गज़ा के अंदर। येट अगेन अगर आप जूस के अगेंस्ट कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे, यू विल बी लेबल्ड एज एंटी सेमेटिक। बिकॉज माने या ना माने, जूस व और देयर अलाइज व द विक्टर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। सिमिलरली जो विक्टर्स होते हैं वो हमेशा ही नेक, शरीफ और अच्छे लोग होते हैं। बरतानिया अमेरिका के बारे में कोई नहीं बात करता हिरोशिमा नागासाकी की, या उन्होंने वियतनाम में क्या किया, कोरियंस में क्या किया। वो क्यों नहीं करते? बिकॉज टू द विक्टर बिलोंग द स्पॉइल्स, दे आर पावरफुल पीपल। सिमिलरली इंडिया के अंदर जब हिंदुस्तान के अंदर तख्त
उल्टा गया मुग़लों का, उसके अंदर बहुत बड़ा रोल जो है वो मुसलमानों का ख़ुद ही था। जो मुस्लिम एम्पायर के जो ऑफ़िसर्स थे वो बिके ब्राइब्स के थ्रू, वेल्थ के थ्रू, पावर की लालच के अंदर उन्होंने अपने मुग़ल एम्परर्स को, अपने बादशाहों को धोखा दिया और धोखा दे के आहिस्ता-आहिस्ता वो दीमक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसने पूरे हिंदुस्तान को निगल लिया, वो पूरी लकड़ी को खा गई। अब जब व्हेन दे बिकेम विक्टर्स तो उस वक़्त 1857 के आगे पीछे इनकी मुसलमानों की आइडेंटिटी जो कि वंस रूलर्स थे, रूल कर रहे थे हुकूमत पे हिंदुस्तान के तख्त पे, अब वो रूल्ड थे। आपको एक और मैं असूल बताना चाहता हूँ। आपने किसी भी सोसाइटी को जज करना है, आपने 4 चीज़ें देखनी है। नंबर 1 वो लिबास कैसा पहनते हैं, द ड्रेस दे वेयर, वो एलिगेंट है, वो बिल्कुल फ़ज़ूल सा है, वो रिवीलिंग है, वो कैसा ड्रेस है, नंबर 1। नंबर 2 वो खुराक किस तरह की खाते हैं, डू दे एक्सपेरिमेंट विद देयर फूड, वो अपने एक्सपेरिमेंट करके उसको डिलिशियस बनाते हैं या वो बेसिक फूड खाते हैं अपना पेट भरने के लिए। ये आपको ये बताता है कि वो लोग आदी तौर पे ट्रेडिशनली अमीर लोग हैं या गरीब लोग हैं। नंबर 3 द ड्रेस की बात होगी, द लैंग्वेज दे स्पीक, वो ज़ुबान किस तरह की बोलते हैं, वो बदतमीज़ और गाली गलूच वाली ज़ुबान बोलते हैं या वो एलिगेंट और रिस्पेक्टफुल और डिसेंट ज़ुबान बोलते हैं। नंबर 4 लतीफ़ा, वो कौन सी चीज़ें हैं जो उनको फ़न के लिए वो यूज़ करते हैं, वो गालियों को, जैसे गाली गलूच को वो शोल के अंदर और मजाक के अंदर लेते हैं या नहीं लेते, या उनके जोक्स जो हैं वो डिग्निफाइड जोक्स हैं या नहीं है। सिमिलरली हिंदुस्तान के अंदर जो लैंग्वेज उस वक़्त बोली जा रही थी 1850s के अंदर, वो उर्दू थी जी। उर्दू को आप लोग लश्करी ज़ुबान कहते हैं अपने आम ज़ुबान के अंदर। उर्दू लश्करी ज़ुबान, इसका मायने ये है कि इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ रॉयल्स, इट वाज़ अ लैंग्वेज ऑफ वॉरियर्स, इट वाज़ अ लैंग्वेज दैट वाज़ ड्राइविंग द मुस्लिम आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। मुसलमानों की आइडेंटिटी जो थी, कोड की लैंग्वेज जो थी, वो फ़ारसी और उर्दू थी। हम आगे देखेंगे कि हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी भी हुई थी जी हिंदुस्तान के अंदर। तो मुसलमानों की आइडेंटिटी क्या है, कैसे वो बिल्ड हुई, कैसे वो डिसमेंटल हुई, और मॉडर्न जो पाकिस्तानी मुसलमान है उसकी आइडेंटिटी कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिवाइस कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये आज के हमारे लेक्चर का मेन क्रक्स है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आइडेंटिटी। वैसे स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करें तो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो है वो उसकी डेफिनेशन देखती है, जो कि प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स ऑफ और पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज इंडिविजुअलिटी। अगर हम थोड़ा डीप देखें, थोड़ा साइकोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन की तरफ चले जाएं या थोड़ा सोशियोलॉजी की तरफ चले जाएं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें आइडेंटिटी क्या होती है, तो कॉलिन्स डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी बताती है कि आइडेंटिटी इज़ द क्वालिटीज़, बिलीव्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, अपीयरेंस और एंड एक्सप्रेशंस दैट करेक्टराइजेज अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये डेफिनेशन हमें थोड़ा सा डिटेल्ड किस्म की इंसाइट दे रही है कि व्हाट आइडेंटिटी इज़ एंड मे और माइट बी। तो आइडेंटिटी जो है वो इंडिविजुअल भी है और कलेक्टिव भी है। जो कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है, जो लोग, ज़्यादातर लोग, ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, वो मैनी पीपल गेन अ सेंस ऑफ पॉजिटिव एस्टीम फ्रॉम देयर आइडेंटिटी ग्रुप, सेंस ऑफ कम्युनिटी और सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर जी ये राजपूतिज़्म या चदड़िज़्म या ये जो हम अपनी ज़ातों पातों से हम कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राजपूत्स बड़े खुश होके कहते हैं कि जी हम राजपूत हैं, हम राणे राजपूत हैं, हम खोखर राजपूत हैं, हम भट्टी राजपूत हैं। रादर ये चीज़ मेरे ख़्याल में कोई अच्छी नहीं है। राणे राजपूत का मतलब ये है कि राजपूत और राणास का मिक्स ब्लड है। दे वर द पीपल जिन्होंने कभी राजपूताना पे हमला किया होगा, उधर उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया होगा और उन्होंने शादी कर ली होगी उनकी राजपूताना की किसी प्रिंसेस से, ताकि वो जंग को ख़त्म कर सकें। इसी तरह भट्टी, इसी तरह खोखर्स। तो ये मेरा ख़्याल है कि ये इतनी अच्छी बात नहीं है अपने आप को राजपूत कहलाना। यस यू आर राणास, इस राणास ओके, इफ़ यू आर अ राणा राजपूत दैट मीन्स यू आर अ मिक्स ब्लड, यू आर नॉट अ प्योर ब्लड। अब एक खालिस खून नहीं है राणों का।
वैसे हमें बीइंग अ मोहम्मदी, बीइंग अ मुस्लिम, ये जो बातें हैं ये तो हमारे मज़हब में वैसे ही बड़ी बुरी समझी जाती हैं कि अपने आप को इगोइस्टिक करना या कॉन्सिबुअस किस्म की अपनी एक पर्सनालिटी बनाना जो कि एरोगेंट है और ओवर कॉन्फिडेंट है। तो ये मेरे ख़्याल में तो ये हमें पाकिस्तानियों, पाकिस्तान पंजाब की हमारी सोसाइटी के अंदर ये चदरिज़्म, रानाइज़्म, इन चीज़ों ने, ये जो कास्ट सिस्टम है, ये जो हमारा हमें विरासत में हिंदुओं से मिला हुआ है, इस ये सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है। व्हाई पीपल एंगेज इन डिस्क्रिमिनेशन एंड व्हाई दे टेंड टू फेवर दोज दे कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ देयर इन ग्रुप ओवर those who they don't consider as a part of their own in group or consider them as an outsider. For example, हमारे जो एक सोसाइटी के अंदर अगर हम किसी ग्रुप में जाते हैं और वो वहाँ पर अराई रेस सबसे ज़्यादा है, तो वो आपस में एक जट बना के बैठ जाएंगे। अगर हम अमेरिका शमरीका, दुबई शुबई कहीं जाते हैं, तो हमारी पाकिस्तानी आइडेंटिटी भी ओवरशैडो हो जाती है एंड वी मिंगल विद इंडियंस वेरी इजीली। हम लोगों की ख़ास तौर पर पंजाब की जो सिख्स हैं, दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स बिकॉज हमारी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं जाके मिल रही होती है। वी हैव अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद द इंडियन। सो आइडेंटिटी इज यूज फॉर अ सेल्फ स्टीम, कि हम एक थोड़ी सी इज़्ज़तदार तरीके के अंदर आ जाएं। ना ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अ, तस्वीरें हैं जो कि मुस्लिम्स ऑफ इंडिया परसीव करते हैं अपनी आइडेंटिटी को, कि हमारी आइडेंटिटी क्या थी इंडिया के अंदर। हम बादशाह थे, हम बड़े अमीर थे, ये हम लोगों के महल थे और ये वो एक्सेट्रा। बट दिस इज़ नॉट नॉट ट्रू। ये आइडेंटिटी जो है डिमोलिश हो गई जी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश एम्पायर के रूल के बाद। आइडेंटिटी को और आइडियोलॉजी को हम ज़रा थोड़ा डीपली देखते हैं और हम ब्रिटानिका को देखते हैं कि ब्रिटानिका क्या कहती है। अ फॉर्म ऑफ सोशल और पॉलिटिकल फिलॉसफी इन विच पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर एज प्रोमिनेंट एज थ्योरेटिकल वंस। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ आइडियाज दैट एस्पायर बोथ टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड एंड टू चेंज इट। इसको आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं, तो जब कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोग जो है वो किसी प्रॉब्लम, किसी इशू, किसी ईवल, किसी ऐसी चीज़ को फेस करते हैं जो उनको बहुत बुरी लगती है, उनके ख़िलाफ़ है, तो उसको हल निकालने के लिए जो बंदा उनको एक सोल्यूशन देता है, वो उनका लीडर कहलाता है और वो सोल्यूशन उनकी आइडियोलॉजी कहलाती है। यहाँ पर आइडेंटिटी की डेफिनेशन देते हुए और कलेक्टिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन देते हुए मैं जंप करके आइडियोलॉजी भी क्यों चला गया, उसकी रीज़न ये है कि हम बात मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी ही कर रहे हैं। और जो वर्ड मुस्लिम है, ये भी यही आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है, यही किसी मज़हब के अंदर से निकला हुआ एक एलिमेंट है। सवाल ये है कि मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी अदर रेसेस ऑफ इंडिया से डिफरेंट क्यों है? वेरी सिंपल। कुरान के अंदर हमें 4 लाइन डेफिनेशन दी गई है जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. He should be one, he should not be gotten, or nor he should have a son or any children. He should be unimaginative and he should be with एब्सोलूट पावर एंड अथॉरिटी। ये सारे करेक्टरिस्टिक्स अगर हमें किसी भी बीइंग के अंदर मिलेंगे, हम मुसलमान जो हैं उसको अपना खुदा मान लेंगे। सेकेंडली, उसको एक होना लाजम, जैसे हमने कुल हुवल्लाहु अहद की अगर आप ट्रांसलेशन देखें उसमें ये चीज़ें आएंगी। मैंने ज़रा थोड़ा उसको आपके लेवल पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नाउ इंडिया जो है, वर्ड इंडिया या हिंदू, हिंदू इज़ अ जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, इट इज़ नॉट अ रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन। हिंदू इज़ एनी वन हु लिव्स ऑन द ईस्ट ऑफ सिंधु। एक अगर इंडिया के अंदर कोई मुसलमान है वो भी हिंदू है, बिकॉज इट इज़ एज इफ कहना कि अमेरिका और एंड मुस्लिम्स, an American can be a Muslim, an American can be a Christian, an American can be from any religious ideology, जहाँ यानी कि जिस मर्जी रिलीजियस आइडियोलॉजी से वो बिलोंग कर सकता है। सिमिलरली, जिस रिलीजन को हम आइडेंटिफाई करते हैं एज हिंदुइज़्म, दैट इज़ बेसिकली सनातन धर्म। तो सनातन धर्म या हिंदुइज़्म का ये बिलीव है कि कोई भी खुदा अगर इंडिया में आएगा, वो मेल्टिंग पॉट की तरह बीच में मिक्स हो जाएगा। आप भी अपना एक मंदिर बना रहे हैं, आप यू रिस्पेक्ट आवर गॉड एंड गॉड्स एंड वी विल रिस्पेक्ट योर गॉड, बट दिस इज़ नॉट द केस विद इस्लाम।
कुल वल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो एब्सोल्यूट है, लम यलिद वलम युलद, उसका ना कोई किसी ने उसको पैदा किया है, ना ही उसका कोई, ना उसको किसी ने जना है, ना इसने उसने किसी को जना है। एंड वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, यानी कि ही इज अनइमेजिनेटिव, देयर इज नथिंग इन इमेजिनेशन दैट कैन रिजेंबल हिम। तो ये 4 लाइन डेफिनेशन है, यही सनातन के उस कॉन्सेप्ट को डिफाई कर देती है। सो देयर इज नो वे दैट इस्लाम इज गोना मिक्स विद एनी अदर रिलीजन। दैट इज़ वाई मुस्लिम आइडेंटिटी इज़ मेनली आइडियोलॉजिकली ड्रिवन, वो ज़्यादातर अपनी आइडियोलॉजी से ड्राइव होके आती है। नो, आइडियोलॉजी होती क्या है? सेट ऑफ आइडियाज़ होते हैं जो कि किसी प्रॉब्लम को, चैलेंज को हल करने के लिए निकाले जाएं। उसमें बिलीव्स एंड एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हेल्ड, विच बिलीव्स एंड एट्रीब्यूट्स consciously or unconsciously held with reflects or shapes understanding or misconceptions of society and the political world। ये सारा जो सोशियो पोलिटिको इकोनॉमिक कॉन्सेप्शंस एंड मिसकंसेप्शंस है, इनको जो शेप करती है आइडियाज़ हैं और उनका हल निकालने वाले जो आइडियाज़ हैं वो आइडियोलॉजी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, कैपिटलिज्म इज़ एन इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, डेमोक्रेसी इज़ अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, खिलाफत is a Islamic political ideology. Sharia is the constitution in which the government of a khilafat is operated under, वही constitution जो कि state के लिए ज़रूरी होती है। तो ये मैंने आपको 3 examples different दे दीजिए। How the ideology is constructed, जैसे मैंने आपको पहले बताया, difficulties or problems faced by a group of people with shared identity propose a solution of a socio-economic in nature, agreed upon solution। when the people agree upon the solution, that becomes their ideology, and जो बंदा भी उनको वो solution present करता है becomes the leader of that particular group of people, and then they strive to achieve the solution। now हमें ना बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं पोस्ट 1857 के मुसलमानों के बारे में। मुसलमानों की जो उस वक्त की आइडेंटिटी थी वो 3 पॉइंट्स पे खड़ी थी। नंबर 1, जो भी एक तो हमें मुसलमानों को हिंदुस्तान के एक आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। वंस द रूलर वर नाउ द रूल्ड, अब वो जो न्यू रियलिटी थी जिसके अंदर अब वो हुक्मरान नहीं रहे, और जो रूलर्स है यानी कि ब्रिटिशर्स हैं, उनके मुकाबले में जो मोस्ट पावरफुल फोर्स सामने खड़ी है वो इंडियंस या वो हिंदू या वो सनातन के मानने वाले जो कि पहले मुग़ल को सर्व कर रहे थे, अब वो ब्रिटिश को सर्व कर रहे हैं। जो जहाँ मुसलमान जो थे, मुसलमानान हिंद, वो ज़्यादा फोकस्ड अरबी और उर्दू की तरफ थे। जो सनातन या हिंदू थे, दे डिडंट हैड एनी प्रॉब्लम्स इन लर्निंग अंग्रेजी, एंड दे वर मच मोर फ्लेक्सिबल विद द ब्रिटिशर्स, एंड ब्रिटिशर्स वर मोर फ्लेक्सिबल विद देम। वो ज़ाहिर बात है, वो प्रीवियस रूलर्स तो नहीं है जिनसे के साथ कोई एमिनिटी हो किसी किस्म की। दूसरा जो मामला था वो प्रोफेटिक बिलीव्स का था कि चलो जी ये क़यामत बस आ गई, इमाम महदी का टाइम आ गया, दज्जाल का टाइम आ गया, क्योंकि हम हिंदुस्तान गोरों ने यहाँ हुकूमत कर ली और ये वो। देखा जाए तो उनका ये प्रोफेटिक बिलीव्स जो थे ये इतने भी ऑफ कोर्स नहीं थे। मिसाल के तौर पे 1800s के अंदर मोर देन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप प्लीज़ गूगल पे देखिएगा, मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड वाज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड और रूल्ड बाय द यूरोपियंस। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। तीसरी और आखिरी बात, ये डिलूजन है, हम लोग बड़े तगड़े हैं, हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे। तो मुस्लिम आइडेंटिटी डिलूजन का भी शिकार थी जी उस वक़्त, और वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा मामला डिलूजन का ही था। हकीकत में जैसे मैं पिछली आपको स्लाइड में दोबारा दिखाता हूँ, मुझे पीछे करने दें, ये वो परसीव्ड आइडेंटिटी है मुसलमानान हिंद की, और ये उनकी रियल आइडेंटिटी है। आप देख सकते हैं कि वो ग़ुलाम हैं, गोरेयों को कुट रहे हैं और ये वो। यानी कि मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि जितनी भी जो भी रूल किया है बरतानिया ने हिंदुस्तान पे, वो किया तो हिंदुस्तानियों के हाथ से ही है ना जी। उनके जो सोल्जर, यानी कि जलियांवाला वाला बाग में जब उन्होंने हमला, जब फायर का ऑर्डर दिया गोरे ने,
और उन्होंने उन मासूमों को गोलियां चला के छन्नी कर दिया। वो गोलियां चलाने वाले कौन थे? वो स्पाई थे तो इंडियंस ही ना जी, यहाँ के ही भर्ती हुए मुसलमान, सिख और हिंदू थे ना। तो बेसिकली तो हिंदू मुसलमान और सिखों ने अपने हाथों से अपने मुल्क को गुलाम बनाया था, उनकी मिलिट्री का पार्ट बन के। यानी अगर आपको मेरी बात समझ आए कि जब वो आए थे यहाँ पर ट्रेड, जब हमने पिछली साइड में बात डिस्कस भी थोड़ी सी की थी, जब वो आए थे यहाँ पर, उन्हें यहाँ फैक्ट्रीज इंस्टॉल की थी, अपनी 2,60,000 फौज यहाँ बिल्ड की थी। वो 2,60,000 की जो फौज थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सारे गोरे, या गोरे तो नहीं थे ना जी, वो मेजॉरिटी में गोरे जो हैं वो अबव लेवल जो टीयर थी, यानी कि कैप्टन्स थे, कर्नल्स थे, वो इधर बैठे हुए थे। जो नीचे स्पाई थे, वो तो सारे हिंदुस्तानी ही थे ना जी। अभी अब हम अगली स्लाइड में जब देखेंगे द कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके अंदर एक मेन कॉज जो था वो कार्ट्रिजेस ही थे ना, जो पिग फैट से और काउ फैट से उनको लेस किया गया था। एंड काउ वाज सैक्रेड फॉर द हिंदूज एंड द पिग वाज नॉट अलाउड फॉर द मुस्लिम। सो वो मुसलमान और हिंदू ही तो थे। माई क्वेश्चन यहाँ पर, मैं यहाँ पर खड़ा करता हूँ बच्चों आपके लिए, जितने भी सोल्जर्स इंडियन मिलिट्री के, जो ब्रिटिश इंडियन मिलिट्री के अंदर, या उस वक्त कलोनियल पावर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एम्प्लॉयड थे, उनको आप गद्दार नहीं कह सकते। वरंट दे गद्दार, वरंट दे पीपल हु हैव वो उन्होंने ट्रीजन कमिट किया हो, एक फॉरेन इन्वेडर की आर्मी का आप हिस्सा बन गए। ये एक क्वेश्चन है फॉर सम अदर टाइम। अब मुसलमानों की आइडेंटिटी जो कि मिलिया मेट हो गई थी, डिसमेंटल हो गई थी, देयर वेल्थ वॉज टेकन अवे, सारी बात है, न्यू रूलर आ गया, दे वर थ्रोन आउट ऑफ देयर जॉब्स, उनको फौजदारी मुकदमों में फंसाया गया, वो उनसे वेल्थ और ज़मीनें शमीनें ले गए, अपने वफादारों को दी गई। तो जो डिसमेंटल्ड किस्म की आइडेंटिटी थी, अब उसको एक नई आइडेंटिटी की सूरत में डेवलप होना था। और वो डेवलपमेंट का के अंदर जो मेन किरदार है वो सर सैयद अहमद ख़ान की टू नेशन थ्योरी ने अदा किया। Now, what is this two nation theory? Two nation theory is an ideology of religious nationalism that proposes that Indian Muslims and Indian Hindus are two separate nations with their own custom, religions and traditions. आज भी काउ स्लॉटर का फड्डा है जी, इंडिया के अंदर भी और समवट पाकिस्तान के अंदर भी। पाकिस्तान में चलो फिर भी हम हया कर जाते हैं, जहाँ हिंदू कम्युनिटी हो उधर हम काउ स्लॉटर नहीं करते, लेकिन इंडिया के अंदर तो बहुत ही बड़ा मसला है। तो हमारे ट्रेडिशंस, हमारे रिलीजन्स, हमारे कस्टम्स, हर चीज़ ही उनसे डिफरेंट है। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिलीजियस नेशनलिज्म। सर सैयद के बारे में हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन 1876 के अंदर सर सैयद अहमद खान एक्सक्लेम्ड व्हेन स्पीकिंग एट बनारस, आई एम कन्विंस्ड now that Hindus and Muslims could never become one nation, as their religion and the way of life was quite distinct from each other. Now I am convinced that these communities will not join wholeheartedly in anything. At present, there is no open hostility between the two communities, but it will increase immensely in future. He who lives to see. ये जी अगर आप स्लाइड पे देखें, ये 2007 की किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये नीचे एविडेंस हमने आपको दे दिया है। मैंने आपको पहले भी क्लास में भी कहा था कि हम कोई भी बात एविडेंस के बगैर नहीं कर सकते। हम अखबारी रिपोर्टर की तरह ज़राए के मुताबिक, हामिद मीर साहब ने कह दिया, किसी ने कह दिया, मतलब गौरव वारिया साहब ने कह दिया, हम ज़राए के मुताबिक अकॉर्डिंग टू सोर्सेज हम बात नहीं कर सकते। हमने कोई भी बात करनी है एकेडमिकली करनी है, और हमने उसके साथ उनको प्रूफ देना है। जैसे कि मेरी अगली स्लाइड में, अब ये सारी मुस्लिम आइडेंटिटी और ब्रिटिश और मुसलमानों और हिंदुओं का जो एमिनिटी थी आपस में, इसके बारे में ब्रिटिश व्यू क्या कहता है। ब्रिटिश ये अब हम पढ़ते हैं, इन ब्रिटिशर्स व्यू, इंडो मुस्लिम कल्चर had participants from certain sections of Hindus as well, who had been influenced a great deal by the Indo-Muslim culture and had adopted some Muslim traditions during Muslim rule. However, the cultural ties with Hindus were scuttled due to Hindu revivalism after the advent of British. ये ज़ियाउद्दीन अहमद की किताब है जी, मोहम्मद अली जिन्ना द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान,
पब्लिश इन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, इसके पेज 132 पे वो लिखते हैं जी। एक और रेफरेंस आपको देता हूँ, उसके अंदर द क्राइसिस ऑफ द स्टेट ऑफ पावर इन पाकिस्तान के अंदर लिखते हैं हसन अकमल 1989 के अंदर, नाउ सपोज दैट ऑल इंग्लिश वर टू लीव इंडिया, देन हाउ वुड बी इंडिया रूल्स ऑफ who would be the ruler of India? It is possible that under these circumstances two nations, Mohammedan and Hindu, could sit on the same throne and remain equal in power? Most certainly not. It is necessary that one of them should conquer the other and thirst it down. To hope that both could remain equal is to desire the impossible and inconceivable. आप मॉडर्न डे इंडिया ही देख लें, जो मुसलमानान हिंद हैं वो बिल्कुल सब्जुगेट हो रहे हैं जी। हम जितना मर्जी वो आप देखें ना, इंडिया was when India was born, it was a secular state, emerged into a radical Hindu state, and it is still in the midst of becoming a Hindu radical state. Pakistan, on the other hand, when Pakistan was created, it was created as a Muslim ideological state, but it emerged and evolved into and is being still evolved into a secular state. इन दोनों का ये फर्क है जी. Now the story begins. See you next time. Assalamu alaikum.